स्वागत है आप सभी का क्लास 10th मैथ्स टफेस्ट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 16 में। और अगर आप इस पार्ट में डायरेक्टली आए तो मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में हम लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं जो आपकी कॉम्पिटेंसी, विजुअलाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करता है, आपको आपके कंफर्ट जोन के बाहर धक्का मार के कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए मजबूर करता है। बेटा एक बहुत ही तबाही, बहुत ही धुआंधार सवाल लेकर आया हूं। देखो, इस कॉन्सेप्ट के अराउंड हमने पार्ट 6 में भी डिस्कशन करी थी। अगर तुमको याद हो, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स, ट्रांसवर्सल कॉमन टैंजेंट्स वाला कॉन्सेप्ट, और जब तुमको मैंने सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट चमकाया था, आज तुमको समझ आएगा सर हर पार्ट में जो अप्रोच सिखा रहे हैं ना वो उस पार्ट के हिसाब से जरूरी क्यों है। आज बेटा इस कॉन्सेप्ट के अराउंड में तुमको ऐसी ऐसी चीजें चमका दूंगा ना, क्योंकि अब तुम रेडी हो। तब तुम रेडी नहीं थे, लेकिन अब तुम अच्छे खासे बेटा एक स्टेट पर आ गए हो। अब तुम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए रेडी हो, और अब मैं तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी चीजें रखूंगा ना कि तुम लोग सोच के इतना आनंद में चले जाओगे ना कि सर क्या प्यारी चीज ऑब्जर्व करवा दी आपने। तो चलो भाई, जब हमने सिमिलैरिटी से चमकाया था, लेकिन उसको करने का एक और तरीका है, पाइथागोरस थ्योरम, जो बच्चों ने कमेंट्स में भी लिखा था। तो आज मैं तुमको बताऊंगा कि तब मैंने सिमिलैरिटी क्यों बताई थी। चलो तो भाई सवाल पर आते हैं। थोड़ा सा बेटा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि मैं आपको आज की क्लास में बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं, तो इसलिए पेशेंटली देखना बेटा। यहां पर आपके पास दो टचिंग सर्कल हैं दोस्त, ठीक है। इसका रेडियस 3, इसका रेडियस 1। अब आप लोगों को ये AB की लेंथ बतानी है, और ABC बेटा एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको यहां पर डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है। चलो सर इसको XY बोल देते हैं और इसको EF बोल देते हैं। अब या तो XY निकाल लो या तो EF निकाल लो, दोनों की लेंथ सेम होगी, ये आपको बता रखा है, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स की लेंथ सेम होती है। तो एक काम करते हैं बेटा, XY इजीली टारगेट हो जाएगा और पाइथागोरस वाले से कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला तरीका हमने डिस्कस नहीं करा था। तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से कर लेते हैं, XY की लेंथ निकाल लेते हैं। तो हमने यहां पर बेटा एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन कर ली। ये बन गया मेरा 90 डिग्री, फिर इसको मैंने ऐसे मिला दिया। ये है बेटा 3 के बराबर, ये है 1 के बराबर, तो ये हो गया 4। ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये वाली लेंथ। तो आप लोग बोलोगे 3 - 1 2 के बराबर हो गया सर। तो फटाफट से XY यानी कि ये वाला बता दो। रेक्टेंगल है तो बेटा ऑपोजिट साइड तो इक्वल होंगी ना। तो आप बोलोगे सर XY आ गया अपना 4 का स्क्वायर 16 - 4 12 के रूट के बराबर, यानी कि सर ये हो गया अपना 2√3 के बराबर। ठीक है, ये चीज हम लोग यहां पर मेंशन कर देते हैं। 2√3 हो गई इसकी लेंथ भी, इसकी लेंथ भी हो गई 2√3। अब बेटा निकालना ये AB है, तो इसके लिए तो ये भी जरूरी होगा। अब या तो YC निकालो या तो FC निकालो, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी गई टैंजेंट से लेंथ इक्वल होगी। अब ये कैसे निकालोगे, यहां पर सवाल सिर्फ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट तक सीमित नहीं है, वहां था। लेकिन यहां पर अगर तुमने सिमिलैरिटी तुमको नहीं चमकी तो तुम सवाल में आगे बढ़ नहीं पाओगे, इसलिए वहां पर सिमिलैरिटी तुमको चमकाई थी। अब तुमको समझ आ रहा होगा। तो बेटा हर पार्ट में मैं जो अप्रोचेस सिखा रहा हूं तुमको, तुम वो सारी अप्रोचेस को ना अपने दिल के बहुत नजदीक रखना। ये सारी अप्रोचेस अगर तुम समझते चले जाते हो, एग्जीक्यूट करते चले जाते हो बेटा, एंड तक तुम लोग ऐसे तबाही कैंडिडेट बन जाओगे ना कि तुमको सवाल एकदम चमकने लगेगा देखते ही कि अरे ये वाला सवाल तो ऐसे होगा। तो बेटा देखो, यहां पर हम लोग अब क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, है ना। और हम लोग अब यहां पे सिमिलैरिटी का यूज करके YC निकालेंगे। अब यहां पर मेरा तुमसे एक दूसरा सवाल है जो तुमको फंसाएगा, और फिर तुम इस फंसते हुए दरिया से खुद ही बाहर भी निकल जाओगे। टेंशन मत लेना। मेरा सवाल तुमसे ये है, हाउ डू यू नो कि ये C1 और C2 को ज्वाइन करती हुई लाइन को जब आप एक्सटेंड कर रहे हो तो वो C पर आकर ही मिलेगी। C क्या है बेटा, जहां पर तुम्हारी ये कॉमन टैंजेंट्स आके मिल रही हैं। हाउ डू यू नो का कोई प्रूफ है इसका, या फिर फीलिंग आ रही है? बस फीलिंग आ रही है तो मेरे को प्रूफ चाहिए। मेरे को बताओ कि आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हो। आपको ये पार्ट 6 में मैंने नहीं समझाया था, वहां पर मैंने डायरेक्टली कराई थी चीजें, लेकिन आज मैं इस कॉन्सेप्ट के अराउंड सारी चीजें बेटा खोल के आपके सामने रख दूंगा, और आपको बेटा एंड तक समझ आएगा कि यार ये कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है सर, कितनी कितनी बातें छुपी हुई हैं इस कॉन्सेप्ट में। तो चलो आपको धीरे धीरे करके रिवील करना चालू करते हैं। एंड में तो जो चीज बताऊंगा ना तुमको मजा आ जाएगा। चलो बेटा, तुमको अगर वो पार्ट 6 वाला सवाल याद हो तो तुमको कुछ ऐसी चीज मैंने बताई थी कि दो सर्कल थे, दूर दूर थे, वो टचिंग वाला केस नहीं था। और हमने क्या बोला था भाई, यहां पर C1 है, यहां पर C2 है, और वो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट पे बेस्ड सवाल था। तो एक काम करते हैं, यहां पर ऐसे डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट बना दी, और बेटा यहां पर ऐसे बना दी, और इनको मिला दिया यहां पर। फिर हमने क्या किया था बेटा, इनको ऐसे मिला दिया था,
और यहां पर ही लाके रख दिया था। यहां पर मैंने आपसे वो वाला सवाल नहीं पूछा था क्योंकि तब आप रेडी नहीं थे। अब आप रेडी हो इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए। तो बेटा ये जो सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन होती है ना, ये स्टेटमेंट है एक्चुअली, सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि जहां पर डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट सेंटर्स को मिलाने वाली लाइंस को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। सेक्शन फॉर्मूला याद आ रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन व्हाट रेशो? इन रेडियसेस रेशो। एक और चीज बताता हूं, ठीक है? तो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट वाले केस में एक्सटर्नल डिवीजन होता है बेटा, और तुम्हारा ट्रांसवर्सल कॉमन टैंजेंट वाले केस में पता है क्या होता है? इंटरनल डिवीजन होता है। अब तक तो तुम बात को पकड़ चुके होगे। अब तुम लोग ये सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को बनाओगे ना, तो ये वाला जो पॉइंट है P, ये C1 C2 को किस रेशो में डिवाइड करेगा पता है? R1:R2 के रेशो में डिवाइड करेगा। चमक रही है बात? बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप सिमिलैरिटी से ही देख पाते हो। अब एक और चीज आपको चमकाऊंगा, अब आप समझ पाओगे कि सर वाई। अभी तुम लोग बोल रहे हो ना कि सर फीलिंग आ रही है कि यार ये जो सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन है ना, वो टैंजेंट्स के इंटरसेक्शन पे ही मिलेगी, लेकिन अब आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ आएगा और आप इसको विजुअलाइज कर पाओगे। अब बेटा मैं तुमको एक ऐसी चीज चमकाऊंगा ना जो तुमको किसी किताब में नहीं मिलेगी, कहीं पे कोई डिस्कस करता हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इसको अगर तुमने समझ लिया ना तो तुम्हारी विजुअलाइजेशन एकदम टॉप नॉच हो जाएगी। ध्यान से समझना मेरी बात को बेटा। यहां पर मैंने एक बड़ा सर्कल रखा हुआ है और यहां पर मैंने एक छोटा सर्कल रखा हुआ है ऐसे, ठीक है? आपको मैंने बोला यार इसका सेंटर इमेजिन करो और इसका सेंटर इमेजिन करो, आपने कर लिया। मैंने बोला चलो यार इस सेंटर से पास होती हुई लाइन इमेजिन करो और इसको पास करती हुई लाइन इमेजिन करो, तो आप बोलोगे सर ये रही लाइन वाली, है ना? दोनों के सेंटर से गुजरती हुई लाइन आपने इमेजिन कर ली। अब मैं बोल रहा हूं कि आप इसको कर दो फिक्स, और इसको आप मूव कर सकते हो ऊपर नीचे, यहां दाहां दाएं बाएं, जहां मूव करना चाहो कर सकते हो। तुम बोल रहे हो चलो सर मैं इस वाले सर्कल को यहां ले आता हूं, मैं बोलूंगा ठीक है। अब इसका C2 आ गया यहां पर। मैंने बोला कि अब एक बात बताओ, ऐसी कोई लाइन है जो इसके सेंटर से भी और इसके सेंटर से भी गुजर जाए और अभी भी दोनों को सिमेट्रिकली काटे? मतलब डायमेट्रिकली वाले उसमें अलाइन होनी चाहिए, ये सिमेट्रिकली काटनी चाहिए। तुम बोलोगे यस। तो it doesn't matter if you keep this fixed and move it anywhere, you will always find this central line जो कि दोनों के सेंटर से पास होती हुई गुजरती है। तो बेटा जो ये दो सर्कल्स है ना, ये आपस में हमेशा सिमेट्रिकली खेलेंगे। इसको फिक्स रखो, इसको घुमाते रहो, दोनों को घुमाते रहो, हमेशा सिमेट्रिकली खेलेंगे। तुम एक बारी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर स्क्वायर के साथ करने की कोशिश करो और मेरे को बताना कि ये चीज सिर्फ सर्कल के लिए पॉसिबल है या फिर सारी सिमेट्रिकल फिगर्स इस तरीके से एक्ट करती हैं। सर्कल की कुछ बहुत खास प्रॉपर्टीज हैं जो तुमको चमकनी चाहिए। तो अब जो मैंने बोला है ना टास्क, कि क्या ये स्क्वायर के लिए भी वैलिड होगा, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी वैलिड होगा, सोचना इसके बारे में, मजा आएगा। तो बेटा अब तुमको समझ आ रहा है क्यों सर्कल एक सिमेट्रिकल फिगर है। जब दो सर्कल्स को तुम पिक्चर में रखते हो ना, तो यहां पर तुम एक सिमेट्रिसिटी देख पा रहे हो दोनों के अकॉर्डिंग। अब बेटा एक बात बताओ, चाहे ये सर्कल यहां हो चाहे ये सर्कल यहां हो, जब तुम कॉमन टैंजेंट्स बनाओगे, ठीक है, इसको यहां रख दो, इसको यहां रख दो, जब भी तुम कॉमन टैंजेंट्स बनाओगे वो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी बेटा, वो इसी की एक्सटेंशन में आएगा हमेशा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ये चीज तुमने अगर विजुअलाइज कर ली बेटा, तो तुमको सारे कॉन्सेप्ट चमक जाएंगे जो भी डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स, ट्रांसवर्सल कॉमन टैंजेंट से रिलेटेड है। अब कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, हम लोगों को पता है भाई दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू 1/3। तो बेटा YC अपॉन इसको बोल देते हैं x, ठीक है? तो इतनी मेहनत नहीं करते हैं YC लिखने की, तो इसको लिख देते हैं x। तो x अपॉन x प्लस 2√3 हो जाएगा किसके बराबर मुन्ना? 1/3 के बराबर। तो यहां पर आ गया 3x, तो 2x हो गया बेटा आपका किसके बराबर? 2√3 के बराबर। तो x की वैल्यू हो गई बेटा आपकी √3 के बराबर। तो दिस इज योर √3, दिस इज ऑल्सो √3। अब आप लोगों को AB तक कैसे पहुंचना है मैं बता देता हूं, कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर आप कमेंट्स में लिखोगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बेटा ये एक स्क्वायर फॉर्मेशन होगा तो ये बन जाएगा 3,
ये 3 के बराबर है तो ये भी 3 के बराबर है। अब ये अगर y है तो बेटा ये भी y होगा। बस अब पाइथागोरस लगा लो और फिर y+3 बता देना कितना आएगा। कमेंट में आंसर तुम लोग लिख देना। लेकिन मैंने जो ये वाली चीज बताई है ना बेटा, कि दो सर्कल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कि भाई अगर तुम हिलाते चले जाओगे तो भी तुम्हारी सिमेट्रिसिटी ब्रेक नहीं होती है कभी भी सर्कल्स वाले केसेस में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज तुमको अप्लाई करनी है कि स्क्वायर्स के लिए वैलिड है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए वैलिड है क्या। समझ आया, मजा आया तो लाइक करना यार। और अगर आप इस पार्ट में डायरेक्टली आए थे तो पुराने पार्ट जरूर देख लेना। इसके साथ साथ बेटा मैं अब ला रहा हूं 25 तारीख को एक लाइव क्लास, जिसमें मैं तुम्हारा सेक्शन एक एक कंप्लीट सवाल कराऊंगा। और जो सवाल तो बेटा तुमको देखे हुए मिल जाएंगे काफी दूसरे चैनल्स पे, लेकिन जो तरीके और जो अप्रोचेस मैं कराऊंगा ना वो तुमको कहीं नहीं मिलेगा। काफी सारी तुमको नई चीजें देखने को, समझने को, सोचने को मिलेंगी। तो उस सेशन को मिस मत करना बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।